तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यस, हाँ बिल्कुल। तो इन नोट्स के पहले हिस्से में पाषाण युग का एक बहुत ही सीधा सा परिचय दिया गया है। उसमें लिखा है कि पाषाण युग मानव इतिहास का वो समय है जब इंसान मुख्य रूप से पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। सुनने में बहुत सरल परिभाषा लगती है ना? एक पंक्ति की परिभाषा। हाँ, लेकिन इसके भीतर जो समय छिपा है वो सच में चौंकाने वाला है। इन विज्ञान फ्लक्स के नोट्स ने इस पूरे युग को उसकी विशेषताओं और समय के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा है। और इसका जो पहला भाग है उसे पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, जिसे पुराना पत्थर युग भी कहते हैं। यहाँ जो सबसे अहम बिंदु उभर कर आता है वो है इस पुरापाषाण काल की समय सीमा। हम जिस समय के पैमाने की बात कर रहे हैं वो आम मानवीय समझ से बहुत परे है। बहुत परे है, मतलब आमतौर पर हम इतिहास को सदियों में या कुछ हजारों सालों में मापते हैं, लेकिन यहाँ पैमाना पूरी तरह से अलग है। हाँ, यहाँ हम लाखों सालों की बात कर रहे हैं। वो पैमाना इतना अलग है कि मुझे इसे समझने के लिए एक कागज पर शून्य गिनने पड़े। नोट्स के आंकड़े बताते हैं कि ये मानव इतिहास का सबसे लंबा समय है, जो लगभग 25 से 33 लाख साल पहले शुरू हुआ था। 25 से 33 लाख साल, ये सोचना भी मुश्किल है। सच में। और ये सिलसिला चला 10,000 ईसा पूर्व यानी BCE तक। जब मैंने ये समय सीमा देखी तो इसे दिमाग में बिठाने के लिए मुझे उस पुरानी 24 घंटे की घड़ी वाली तुलना का सहारा लेना पड़ा। हाँ, वो एनालॉजी हमेशा काम आती है। हाँ, तो अगर हम पूरे मानव इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी मान लें तो ये जो पुरापाषाण काल है, पुराना पत्थर युग, ये उस घड़ी के 23 घंटे और 59 मिनट से भी ज्यादा का समय ले लेगा। 30 घंटे 59 मिनट? बिल्कुल। हम आज जो कुछ भी जानते हैं, हमारी पूरी सभ्यता, पिरामिडों से लेकर इंटरनेट तक, वो सब तो बस आखिरी के कुछ सेकंड का हिस्सा है। ये घड़ी वाला उदाहरण इस विशालता को बहुत अच्छे से पकड़ता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? मतलब 25 लाख सालों तक एक ही तरह की तकनीक का इस्तेमाल होना, यानी पत्थर के औजार, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने लंबे समय तक बिना किसी बड़े बदलाव के जीवन का चलते रहना क्या दर्शाता है? यही तो मेरी सबसे बड़ी उलझन थी जब मैं नोट्स पढ़ रही थी। रुकिए, इंसान की फितरत तो हमेशा से कुछ नया खोजने की रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर उन शुरुआती लोगों के पास दिमाग था तो उन्होंने 25 लाख साल तक सिर्फ पत्थर ही क्यों घसे? मतलब कुछ नया क्यों नहीं इजाद किया? क्या वे किसी तरह के वैचारिक ठहराव में फंस गए थे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसका जवाब ठहराव या सुस्ती में नहीं छिपा है। इसे इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि 25 लाख सालों तक इंसान और उसका पर्यावरण एक ताले और चाबी की तरह थे। अच्छा, ताला और चाबी? हाँ, उस समय का जो वातावरण था, जो चुनौतियां थीं, वे ताला थे, और इंसान ने जो पत्थर के औजार बनाए वे उस ताले की एकदम सटीक चाबी थे। ओहो! वे औजार जीवित रहने के लिए इतने कारगर और इतने महत्वपूर्ण थे कि उनमें किसी बड़े बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जब कोई चीज जीवन और मौत के बीच का सीधा फैसला कर रही हो तो आप उसमें तब तक बदलाव नहीं करते जब तक कि हालात आपको मजबूर ना कर दें। क्योंकि प्रयोग करने में बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। और अगर आपका नया आजमाया हुआ औजार शिकार के समय टूट गया तो आप भूखे मर जाएंगे। इसलिए ये ठहराव नहीं था, ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही स्थिर संतुलन था। ये नजरिया तो चीजों को बिल्कुल पलट देता है। मतलब वे आलसी नहीं थे, वे अत्यधिक व्यवहारिक थे। जो काम कर रहा है उसे मत छेड़ो, क्योंकि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एकदम सही कहा आपने। ये अत्यधिक विशेषज्ञता का दौर था। वे अपने पर्यावरण को इतनी अच्छी तरह समझ चुके थे कि एक साधारण सा पत्थर उनके हाथों में आकर एक बहुउद्देश्य तकनीक बन जाता था। ये सोचना ही दिमाग को झकझोर देता है कि हजारों लाखों पीढ़ियां आईं और चली गईं। एक परदादी, उसकी परदादी और उसकी भी परदादी, मतलब हजारों पीढ़ियों तक जीवन का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहा। हाँ, सुबह उठना, शिकार करना, पत्थर के औजार बनाना और सो जाना। कालखंड को एक साथ समझ पाना बहुत मुश्किल है, और शायद इसीलिए इन नोट्स में इस पुरापाषाण काल को भी आगे 3 उपभागों में बांटा गया है। ये विभाजन बहुत जरूरी है। 25 लाख साल का समय एक सांचे में नहीं डाला जा सकता। इन 3 उपभागों के जरिए हम देख सकते हैं कि उस लंबे समय के भीतर भी किस तरह के धीमे लेकिन क्रमिक बदलाव हो रहे थे। तो आइए उन उपभागों पर नजर डालते हैं। पहला है
निम्न पुरापाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक, जो 25 लाख साल पहले से लेकर 3 लाख साल पहले तक चला। फिर आता है मध्य पुरापाषाण या मिडिल पैलियोलिथिक, जिसका समय 3 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक है। सही। और अंत में है उच्च पुरापाषाण यानी अपर पैलियोलिथिक, जो 40,000 साल पहले से शुरू होकर 10,000 BCE तक चलता है। ये 3 हिस्से हैं इसके। अब इन 3 कालखंडों को अगर हम ध्यान से देखें तो जो तीसरा चरण है उच्च पुरापाषाण काल, वो मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होता है। और यहीं पर मेरे दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि नोट्स में उच्च पुरापाषाण यानी 40,000 से 10,000 BCE के बारे में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। क्या बात थी वो? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसी काल में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस उभरे। हाँ, बिल्कुल। अब जरा इसके अर्थ पर विचार कीजिए। अगर आधुनिक मानव 40,000 साल पहले उच्च पुरापाषाण काल में उभरे, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 25 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक जो लोग उन पत्थरों के औजारों को बना रहे थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे, वे हम थे ही नहीं। एग्जैक्टली। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस इस पूरी कहानी के एकदम आखिरी पन्ने पर आती है। तो फिर इतने लंबे समय तक वो पत्थर युग कौन जी रहा था? ये एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास है। मतलब हम अक्सर इतिहास को केवल अपने चश्मे से देखने के आदी हैं। हम सोचते हैं कि पत्थर के औजार बनाने वाला पहला व्यक्ति बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखता होगा, हमारी तरह ही सोचता होगा। हाँ, दिमाग में तो वही तस्वीर आती है। लेकिन विकासवाद की कहानी इससे कई ज्यादा जटिल है। होमो सेपियंस का आना विकासवादी प्रक्रिया में बहुत बाद की घटना है। उससे पहले हमारे पूर्वज या अन्य मानव प्रजातियां थी जो उन औजारों का निर्माण कर रही थीं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, नाटक 25 लाख सालों से चल रहा था और मुख्य किरदार नाटक खत्म होने से ठीक पहले मंच पर आया। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और होमो सेपियंस का ये उदय कोई मामूली घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव टर्निंग पॉइंट था। संज्ञानात्मक टर्निंग पॉइंट मतलब सोचने के तरीके में बदलाव? हाँ, जब हम कहते हैं कि उत्तर पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव उभरे, तो इसका मतलब सिर्फ शरीर की बनावट में बदलाव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि सोचने की क्षमता, भाषा, कला और पर्यावरण से निपटने की रणनीतियों में अचानक एक बहुत बड़ी छलांग आई होगी। अरे वाह! तो वो सिर्फ पत्थरों को पीट नहीं रहे थे अब? बिल्कुल नहीं। वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि वे योजनाएं बनाने लगे थे। औजारों में विविधता आने लगी होगी। ये सिर्फ क्या घटित हुआ ये नहीं है, बल्कि कैसे हमारे सोचने के तरीके ने हमें उस 25 लाख साल के पुराने संतुलन से बाहर निकाला, ये उसकी कहानी है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। होमो सेपियंस का आना और फिर सोचने के तरीके में वो बुनियादी बदलाव। तो 10,000 BCE तक आते आते ये सबसे लंबा युग पुरापाषाण काल समाप्त हो जाता है। सही कहा। अब हम विज्ञान फ्लक्स के नोट्स के दूसरे प्रमुख भाग की ओर बढ़ते हैं। होमो सेपियंस आ चुके हैं और अब इंसान एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। इस दूसरे चरण को मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज कहा गया है, जिसे मध्य पत्थर युग भी कहते हैं। ये कालखंड इतिहास की समय रेखा में एक पुल की तरह काम करता है, जो पुराने को नए से जोड़ता है। इसे एक पुल या संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है। ये पुरापाषाण और आने वाले नवपाषाण युग के बीच का समय है और इसका समय काल है लगभग 10,000 BCE से लेकर 6,000 या 4,000 BCE तक। अब यहाँ मुझे फिर से एक अड़चन महसूस हुई। मतलब जब हम संक्रमण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन ये संक्रमण काल 4,000 से 6,000 सालों तक चला। हाँ, सुनने में लंबा लगता है। बहुत लंबा। आज के दौर की बात करें तो अगर 10 मिनट के लिए वाईफाई बंद हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है। और यहाँ एक संक्रमण के लिए 6,000 साल लग गए। ये इतना धीमा क्यों था? आज की गति के हिसाब से 6,000 साल बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन हमें उस 25 लाख साल वाले पैमाने को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, वो 23 घंटे 59 मिनट वाली घड़ी। ठीक, उस 25 लाख सालों के लगभग स्थिर समयकाल की तुलना में ये 4,000 से 6,000 साल का समय सच में एक झटके में गुजर जाने जैसा था। मतलब पलक झपकते ही। हाँ।
लेकिन जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि ये संक्रमण आखिर हुआ क्यों। हाँ, ऐसा क्या बदला? आपने पहले पूछा था ना कि इंसान ने नई चीजें क्यों नहीं खोजी, तो अब ऐसा क्या हुआ कि परिस्थितियां बदल रही थी? यानी वो ताला और चाबी वाला संतुलन टूट रहा था। इस समय के आसपास पृथ्वी का बर्फ युग या आइस एज समाप्त हो रहा था। ओ, आइस एज खत्म हो रहा था। हाँ, और ये कोई छोटी घटना नहीं थी। बर्फ पिघल रही थी, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था, जलवायु गर्म हो रही थी। जो विशाल बर्फीले मैदान थे वे घने जंगलों में बदल रहे थे, और जो बड़े बड़े जानवर थे जिनका शिकार इंसान भारी पत्थरों से करता था, वे या तो विलुप्त हो गए या उत्तर की ओर चले गए। मतलब अब पर्यावरण ही पूरी तरह से बदल गया था, पुराने नियम अब लागू ही नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। अब घने जंगलों में छोटे तेज भागने वाले जानवरों का शिकार करना था। आप एक भारी भद्दे पत्थर से किसी तेज हिरण या खरगोश का शिकार नहीं कर सकते। हाँ, वो तो पत्थर फेंकने से पहले ही भाग जाएगा। सही कहा। इसलिए इंसान को अपने औजारों को बदलना पड़ा, उन्हें छोटा, अधिक सटीक और धारदार बनाना पड़ा, जिन्हें माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। अच्छा, तो माइक्रोलिथ्स इसी समय आए? हाँ, ये संक्रमण काल सिर्फ एक इंतजार का समय नहीं था, ये पूरी मानव प्रजाति के लिए अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का एक बहुत ही कठिन समय था। पुराने तरीके छोड़ना और नए तरीके सीखना, वो भी एक ऐसे पर्यावरण में जो लगातार बदल रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में 4000 से 6000 साल का समय लगना वास्तव में बहुत तेज था। ये बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब जब आपके सामने अचानक घने जंगल आ जाएं और आपका पुराना भारी भाला किसी पेड़ की टहनी में फंस जाए, तो आपको समझ आ जाएगा कि अब औजार को छोटा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। यह सिर्फ समय बीतने की बात नहीं थी, ये जिंदा रहने की नई रणनीतियां गढ़ने का समय था। और इन नोट्स की समय रेखा में एक और दिलचस्प बात दिखती है। मध्य पाषाण काल का अंत 6000 या 4000 BCE के आसपास बताया गया है। और इसी के साथ हम तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, नव पाषाण काल या न्यूलिथिक एज, जिसे नया पत्थर युग कहते हैं। ये पाषाण युग का सबसे उन्नत और अंतिम चरण है, जहां विकास की गति पूरी तरह से बदल जाती है। इसका समय काल लगभग 7000 BCE से लेकर 1700 या 1000 BCE तक माना जाता है। यहाँ ये भी दिखता है कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के समय में थोड़ा ओवरलैप है। हाँ, ओवरलैप है। इसका मतलब है कि दुनिया के हर हिस्से में बदलाव एक ही दिन में नहीं हुआ। किसी इलाके में लोग अभी भी पुराने तरीके अपना रहे थे, जबकि दूसरी जगह कुछ नया शुरू हो चुका था। ऐसा ही होता। लेकिन यहाँ मेरी सबसे बड़ी उलझन सामने आती है। हम 25 से 33 लाख साल के एक अंतहीन से युग से शुरू हुए थे। फिर हम एक मध्य पाषाण काल में आए जो 4 से 6000 साल चला, और अब ये नव पाषाण युग मुश्किल से 5 या 6000 साल ही चलता है। बस कुछ हजार साल। ऐसा लगता है जैसे समय का पहिया अचानक बहुत बहुत तेजी से घूमने लगा है। जो विकास लाखों सालों में नहीं हुआ, वो अब बस कुछ हजार सालों में सिमट गया। ऐसा क्यों? यह जो पैटर्न आपने पकड़ा है ना, वो मानव विकास को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। नोट्स में शुरुआत में ही एक पंक्ति थी कि इन युगों को इसकी विशेषताओं और समय के आधार पर बांटा गया है। हाँ, मैंने पढ़ी थी वो लाइन। ये महज समय का बंटवारा नहीं है, बल्कि यह इस बात का बंटवारा है कि इंसान कितनी तेजी से नई विशेषताएं हासिल कर रहा था। मुझे ये विशेषताओं की गति वाला हिस्सा थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। मतलब पत्थर तो अभी भी पत्थर ही थे ना, तो फिर गति कैसे बदल गई? इसे ऐसे समझिए, पूरा पाषाण काल में विकास की गति बहुत ही रेखीय या लीनियर थी। आप एक पत्थर को घिसते हैं, 10,000 साल बाद कोई इसे थोड़ा और पैना कर देता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। बहुत धीमा। हाँ, लेकिन नव पाषाण काल में ये गति घातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल हो गई। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16। और इसका मुख्य कारण था एक सबसे बड़ी क्रांति, कृषि या खेती की शुरुआत। अच्छा, तो खेती ने इस पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। बिल्कुल। जब तक इंसान शिकारी था, उसे लगातार भोजन की तलाश में भटकना पड़ता था। उसका पूरा दिन, उसकी पूरी ऊर्जा सिर्फ जिंदा रहने में खर्च हो जाती थी। हाँ, आज का खाना ढूंढो, खाओ, और कल फिर से वही संघर्ष। सही कहा। लेकिन जब उसने बीज बोना सीखा, जानवरों को पालतू बनाना सीखा, तो उसे एक जगह टिक कर रहना पड़ा। बस्तियां बसने लगी, और सबसे बड़ी बात, अतिरिक्त भोजन यानी सरप्लस फूड पैदा होने लगा। अतिरिक्त भोजन मतलब? अब हर किसी को हर समय शिकार करने की जरूरत नहीं थी। ठीक यही वो मैकेनिज्म है जिसने सब कुछ तेज कर दिया। जब आपके पास अतिरिक्त भोजन होता है, तो समाज में हर व्यक्ति को भोजन जुटाने की जरूरत नहीं होती।
अब कुछ लोग बैठकर नए तरह के बर्तन बना सकते हैं, कुछ लोग औजारों को और बेहतर बनाने पर शोध कर सकते हैं, कुछ लोग समाज के नियम बना सकते हैं। खाली समय और ऊर्जा ने नवाचार को जन्म दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। नवपाषाण काल के इतने छोटे समय काल का यही कारण है कि इंसान की सोचने और नई चीजें इजाद करने की क्षमता विस्फोट की तरफ बढ़ गई। इसी काल ने हमें उस मुहाने पर ला खड़ा किया जहां हमने पत्थरों को पीछे छोड़ दिया और धातुओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये एक अविश्वसनीय यात्रा है। मतलब जब हम खेती या बस्तियों की बात करते हैं तो लगता है कि ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन अतिरिक्त भोजन ने हमें खाली समय दिया और उस खाली समय ने हमें सोचने का मौका दिया। बिल्कुल। अगर हम इन पूरे नोट्स की समय रेखा पर एक नज़र डालें तो ये महज कुछ तारीखों और युगों के नाम नहीं है। ये हमारी प्रजाति के संघर्ष, धीरज और अचानक मिली रफ्तार की सबसे बड़ी दास्तान है। एक बहुत ही शानदार दास्तान। हमने देखा कि कैसे 25 से 33 लाख साल पहले निम्न पुरापाषाण काल में एक बहुत ही धीमी और स्थिर शुरुआत हुई, जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक लंबा संतुलन था। फिर मध्य पुरापाषाण से होते हुए हम उच्च पुरापाषाण में पहुंचे, जहां होमो सेपियंस का उदय हुआ और संज्ञानात्मक विकास शुरू हुआ। हमने समझा कि कैसे 10,000 BCE के बाद मध्य पाषाण काल का संक्रमण आया, जहां पिघलती बर्फ और बदलते पर्यावरण ने इंसान को अपने भारी औजार छोड़कर छोटे और सटीक औजार बनाने पर मजबूर कर दिया। और अंततः नवपाषाण काल के उन कुछ हजार सालों में खेती और बस्तियों ने विकास की गति को इतना तेज कर दिया जिसने पाषाण युग का ही अंत कर दिया। इस पूरी यात्रा की जो प्रासंगिकता आज के समय में है वो बहुत गहरी है। मतलब आज जब हम हर तरफ से सूचनाओं की अधिकता, जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, उससे घिरे हुए महसूस करते हैं। हाँ, आज तो हर दिन कुछ नया आ जाता है। बिल्कुल। जब हर नई तकनीक हमें ये महसूस कराती है कि हम पीछे छूट रहे हैं, तो पीछे मुड़कर पाषाण युग को देखना हमें जमीन से जोड़े रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने लाखों साल केवल एक तकनीक को समझने, उसे परिष्कृत करने और उसके साथ एक संतुलन बनाने में बिताए थे। सच में ये बहुत सुकून देने वाला विचार है। किसी भी ज्ञान को गहराई से हासिल करने, नई तकनीक को पूरी तरह से समझने और उसे समाज पर सुरक्षित रूप से लागू करने में समय लगता है। आज की तेज भागती दुनिया में उन लाखों सालों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि स्थिरता, धैर्य और क्रमिक विकास की अपनी एक बहुत बड़ी और स्थायी ताकत होती है। क्या बात है! वो धैर्य जो हमने उन पत्थरों से सीखा, जो लाखों सालों तक हमारे साथ रहे। तो विज्ञान फ्लक्स के इन विस्तृत नोट्स ने हमें न केवल इतिहास की एक स्पष्ट समय रेखा दिखाई, बल्कि समय और तकनीक को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये सच में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण था, जिसने इतने बड़े कालखंड के पीछे के कारणों को बहुत ही सटीकता से सामने रखा। अब जब हम आज के इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन समय रेखाओं को देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस पर थोड़ा विचार करे। वो क्या विचार है? हमने देखा कि पहले पत्थर के औजार बनने से लेकर आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस के उभरने तक लगभग 20 लाख से भी ज्यादा साल लग गए। वो एक अंतहीन इंतजार था। विकास की वो गति लाखों सालों में मापी जाती थी। हाँ, लाखों सालों में। लेकिन उसके बाद के विकास, जैसे संक्रमण काल और नवपाषाण काल में, केवल कुछ हजार साल लगे। फिर हमने पत्थरों को छोड़ा, धातुएं आईं और विकास की गति सदियों में आ गई। बिल्कुल। और आज हमारी तकनीकी दुनिया में विकास की गति दशकों या शायद सिर्फ महीनों में सिमट गई है। जैसा कि हमने शुरुआत में उन स्मार्टफोन्स के बारे में बात की थी, गति लगातार हर युग के साथ तेज होती जा रही है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और विचारणीय पैटर्न है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मानव विकास और हमारी तकनीक की गति इसी तरह घातांकीय रूप से तेज होती रही, तो हमारा अगला सबसे बड़ा विकासवादी या तकनीकी बदलाव क्या होगा? जब एक पत्थर को तराशने से लेकर होमो सैपियंस बनने तक का सफर लाखों साल का था, तो भविष्य का सफर कितना छोटा होने वाला है? क्या मानव सभ्यता का अगला बड़ा बदलाव अब लाखों या हजारों सालों में नहीं, बल्कि महज कुछ दशकों या शायद कुछ दिनों में हमारे सामने खड़ा होगा? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। और विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और इतिहास के इन पन्नों में गहराई तक जाने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।